नमस्कार हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स और हमारे देश की जनता जो भी इस वेबिनार से लाइव जुड़े हो उनका हार्दिक स्वागत है। और इस वेबिनार का प्रमुख उद्देश्य आपको जो भी स्त्री रोग संबंधी समस्याएं होती हैं उनसे अवगत कराना है, ताकि उनके सही लक्षणों की जानकारी होने पे आप उसी हिसाब से मरीजों को एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से दिखा सकें और उनके अच्छे से इलाज कर सकें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जियो मित्र ई क्लिनिक एक टेलीमेडिसिन कंपनी है और हमारी कंपनी एक माध्यम प्रदान करती है हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स को, जिसके द्वारा जो शहरों से दूर बैठे लोग हैं, जो शहर नहीं आ जा सकते, वो आराम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इलाज ऑनलाइन परामर्श लेके उचित इलाज ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको हमारी जियो मित्र ई क्लिनिक के पैनल की डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता अरोड़ा जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर श्वेता अरोड़ा जी ने एमबीबीएस रविन्द्रनाथ टैगोर आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर राजस्थान से किया और अपना डीएनबी इन्होंने अपोलो बीजीएस हॉस्पिटल मैसूर कर्नाटका से कंप्लीट किया है। और इसी के साथ ही अब मैं चाहूंगी कि डॉक्टर श्वेता अरोड़ा जी अपना एक संक्षिप्त परिचय देते हुए हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि स्त्री रोग संबंधी समस्याएं कौन सी होती हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं और कैसे उनका समाधान किया जा सकता है। साथ ही जो कई लोगों के अभी भी मिथ है कि ऑनलाइन परामर्श लेना उचित है कि नहीं, वो भी हमारी डॉक्टर आपको बताएंगी कि स्त्री रोग संबंधी समस्याओं में किस प्रकार से आप ऑनलाइन परामर्श लेके उचित समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर श्वेता जी, ओवर टू यू। थैंक यू प्रिया जी। शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दे रखा है आपने मुझे? मैम एक मिनट दे रहे हैं। मैम एक बार ही चेक करिए। नहीं आया है अभी। ओके मैम एक मिनट। मैम एक बार ही चेक करिएगा, हो गया। हाँ जी। सभी जियो मित्र ई क्लिनिक के हेल्थ पार्टनर्स को मेरा नमस्कार। इस संवाद में आज आपका स्वागत है। संक्षिप्त में अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम डॉक्टर श्वेता अरोड़ा है। मैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हूँ। मेरा एमबीबीएस मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय उदयपुर राजस्थान से करा है। उसके बाद अपना स्पेशलाइजेशन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में डीएनबी मैंने अपोलो बीजीएस हॉस्पिटल मैसूर कर्नाटका से करा है। मैं पूर्व में चिकित्सक रही हूँ सवाई मानसिंह हॉस्पिटल जयपुर के साथ और एम्स भोपाल के साथ। वर्तमान में मैं कंसल्टेंट व पैनलिस्ट हूँ स्त्री एवं प्रसूति रोग की जियो मित्र ई क्लिनिक के साथ। जियो मित्र ई क्लिनिक का आपको परिचय दूं तो जियो मित्र ई क्लिनिक की सहायता से गांव के लोग गांव में बैठे देश के अनुभवी डॉक्टर्स से अपना इलाज करवा पाते हैं और अपने पैसे व समय दोनों ही बचा पाते हैं।
जियोमित्र ई क्लिनिक का संकल्प है कि गांव के छोटे क्लिनिक को तकनीकी सुविधाओं से परिपूर्ण क्लिनिक में तब्दील करा जा सके और सभी डिजिटल उपकरणों से युक्त हों। इन क्लिनिक में वीडियो परामर्श द्वारा शहर के नामी गिरामी चिकित्सक से लोगों का इलाज करवाया जाता है। जियोमित्र ई क्लिनिक ने अभी तक 1000 से ज्यादा क्लिनिक खोले हैं, जिनमें से 1 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज करा जा चुका है। तो टेलीमेडिसिन है जो हम प्रैक्टिस करते हैं जियो ई मित्र क्लिनिक के द्वारा। टेलीमेडिसिन के फायदे जानेंगे। ये एक ऐसी तकनीक या व्यवस्था है जिसके माध्यम से डॉक्टर और मरीज दोनों ही कम्युनिकेशन और मॉडर्न इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से थेरेपीज और इलाज का लाभ उठा पाते हैं। भारत सरकार ने भी टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा मुहैया कराने को मंजूरी दी हुई है। टेलीमेडिसिन को लेकर कई रिसर्च की गई है और उनमें सामान्यतः यह बात सामने आई है कि टेलीमेडिसिन वास्तव में काफी अच्छा काम कर रही है और यह सीरियस मेडिकल कंडीशन में भी उपयोगी साबित हुई है। टेलीमेडिसिन के लाभ क्या होते हैं कि समय की बचत होती है, एक इलाज की आसान पहुंच, हर गांव तक हम शहरी डॉक्टरों का इलाज पहुंचा पाते हैं, पैसे की बचत होती है और संतुष्टि भी होती है पेशेंट। क्योंकि हम आज का संवाद स्त्री एवं प्रसूति रोग पर कर रहे हैं, तो जानेंगे कि होता क्या है स्त्री एवं प्रसूति रोग विज्ञान। तो यह चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो केवल स्त्रियों से संबंधित विशेष रोगों अर्थात उनकी विशेष रचना अंगों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसे कहते हैं, और उससे संबंधित रोगों एवं उनकी चिकित्सा विषय का समावेश करती है। ये स्त्री एवं प्रसूति रोग विज्ञान। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। स्त्री रोग जिसको गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं, जो कि महिला की प्रजनन प्रणाली, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, गर्भाशय यानी कि यूट्रस, योनि और अंडाशय यानी कि वेजाइना, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, इनके स्वास्थ्य हेतु अर्जित की हुई सर्जिकल विशेषज्ञता है, बेसिकली शल्य चिकित्सा। प्रसूति विज्ञान जिसको कि ऑब्स्टेट्रिक्स कहते हैं, ये बच्चे के जन्म और जननी यानी माँ की देखभाल, इससे संबंधित चिकित्सा विज्ञान है। तो क्या क्या वो लक्षण और समस्याएं होती हैं जब आप पेशेंट को एक ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं? तो सबसे पहली PID जिसको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं। ये क्या होता है? पेल्विक ऑर्गन्स का इन्फेक्शन, जो कि हम आगे जानेंगे। माहवारी संबंधित या पीरियड संबंधित समस्याएं, निसंतानता या इनफर्टिलिटी, गर्भ निरोधक सलाह या कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस, बच्चों में अंतर रखने का या बच्चे ना होने का तरीका, कौन सा तरीका किस महिला के लिए क्या सही है, वो बताना गायनेकोलॉजिस्ट का काम होता है। फाइब्रॉइड्स, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या PCOS, बच्चेदानी का बाहर निकलना जिसको यूट्राइन प्रोलैप्स कहते हैं। स्त्री रोग संबंधित कैंसर, प्रसव पूर्व देखरेख यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो भी देखरेख एक प्रेग्नेंट महिला को दी जाती है, प्रजनन पश्चात यानी डिलीवरी के पश्चात आने वाली जो दिक्कतें होती हैं, इन सभी समस्याओं का इलाज एक गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन करता है। तो इन समस्याओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहली समस्या जो हम डिस्कस करेंगे वो है PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। ये एक ऐसा संक्रमण या इन्फेक्शन है जो महिला की प्रजनन प्रणाली यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपरी हिस्से को प्रभावित करता है, जिसमें कि गर्भाशय यानी कि यूट्रस, अंडाशय यानी कि ओवरी और फैलोपियन ट्यूब, इन सारे ऑर्गन्स का इन्फेक्शन होता है। इसके क्या क्या लक्षण होते हैं? तो क्या क्या वो लक्षण हैं जिनमें आप पेशेंट को डॉक्टर के पास रेफर करेंगे क्योंकि वो PID का मरीज हो सकता है? तो श्रोणी या निचले पेट के आसपास दर्द होना, डिस्पेरियोनिया यानी कि इंटरकोर्स के दौरान दर्द होना, पेशाब करते समय दर्द होना, पीरियड्स के बाद या फिर इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, हेवी पीरियड्स, दर्दनाक पीरियड्स, या अक्सर जो पेशेंट हमारे पास आता है वेजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेंट लेके, वाइट, पेल येलो या हरे रंग का डिस्चार्ज, जो पेशेंट अक्सर कॉमनली आते हैं कि हमें वेजाइनल डिस्चार्ज होता रहता है, तो ये सारे PID के लक्षण हैं। तो ऐसा पेशेंट यदि आपके पास आता है तो उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफर करना चाहिए। उचित इन्वेस्टिगेशंस, जांचें करा के
इन सारे इन्फेक्शंस का इलाज संभव है। तो एंटीबायोटिक्स का कोर्स देकर पीआईडी का इलाज संभव है। इसके बाद हम जानेंगे माहवारी संबंधित समस्याएं। तो पीरियड्स या मेंसेस से रिलेटेड वो क्या समस्याएं होती हैं जब आपको पेशेंट को एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफर करना चाहिए। तो अनियमित माहवारी या इरेगुलर पीरियड्स जिन्हें बोलते हैं, तो बहुत कॉमनली हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हर एज ग्रुप के इरेगुलर पीरियड्स की शिकायतें लेके। इसी के साथ एक बहुत कॉमन कंडीशन पीसीओडी भी जुड़ी होती है। तो पेशेंट अगर आपके पास आए ये बोल के कि हमें महीना या मेंसेस करेक्ट टाइम पे नहीं आता, 1.5 महीना 2 महीना चढ़ चढ़ के आता है, तो ऐसे पेशेंट को बहुत जरूरी है गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफर करना, क्योंकि इनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस होनी जरूरी है। कई बार पेशेंट को पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरीज नाम की कंडीशन होती है, या उनके थायराइड हार्मोन्स अप डाउन हो चुके होते हैं, उनका लेवल बिगड़ चुका होता है, जिनको करेक्ट करने से ये कंडीशन ठीक हो जाती है। उसके बाद है कम पीरियड आना या ब्लीडिंग कम होना, हाइपोमेनोरिया ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं इन कंडीशंस को। तो ये भी समस्याएं हैं अगर पेशेंट को कम पीरियड आना है। अक्सर थायराइड हार्मोन्स के इम्बैलेंस से ये वाली कंडीशन भी पेशेंट में देखी जा सकती है। तो अगर पेशेंट आपके पास ऐसी कंप्लेंट्स लेकर आ रहा है, हम उसकी कंप्लेंट सुन के उसके इन्वेस्टिगेशन वर्कअप लिख कर देते हैं, तो अक्सर थायराइड हार्मोन उनका गड़बड़ाया हुआ आता है और थायराइड का इलाज करते ही ये समस्याएं भी उनकी दूर हो जाती हैं। जल्दी जल्दी पीरियड आना, अक्सर पेशेंट आता है हर एज ग्रुप का बोल के कि महीने में 2 बार आ जाता है पीरियड्स, या पीरियड आता है तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। इन पेशेंट्स का सोनोग्राफी करवाना बहुत जरूरी होता है, इनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस कराना बहुत जरूरी होता है। सोनोग्राफी में अक्सर ऐसे पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, ये टाइप की डायग्नोसिस देखने मिलते हैं, जिनकी वजह से उनको जल्दी जल्दी पीरियड्स आ रहे होते हैं। पीआईडी में भी ऐसा पीरियड्स की गड़बड़ी देखने मिलती है। प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन, तो प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन एक बहुत ही कॉमनली और मोस्ट नेग्लेक्टेड जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है उनमें से एक है। तो पीरियड से हफ्ते भर पहले फीमेल का मूड चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा आना, डिप्रेसिव थॉट्स आना, पेट दर्द होना, पाचन की समस्याएं होना, ये सारी प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन में इंक्लूड होती हैं। तो ये बहुत कॉमन कंडीशन है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स इनको नेग्लेक्ट करते हैं, बट इनको भी अगर सही तरीके से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और ट्रीटमेंट के साथ अगर पेशेंट को समझाया जाए तो इनका भी निवारण हो सकता है। फिर देखेंगे दर्दनाक पीरियड। तो एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड, इन टाइप की कंडीशंस में पेशेंट को अक्सर दर्दनाक पीरियड्स की समस्याएं भी होती हैं। पाचन संबंधी समस्याएं, तो पीरियड्स में होने वाले हार्मोन के फेरबदल से इंटेस्टाइन्स यानी आंतड़ियों की मोटिलिटी, उनकी मोटिलिटी बहुत तेज हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर पाचन संबंधी समस्याएं पेशेंट को होती हैं। तो इन सारी ही समस्याओं में आप पेशेंट को गायनेकोलॉजिस्ट के पास अगर रेफर करें तो उनका उचित इलाज हो पाता है। निसंतानता, इनफर्टिलिटी आजकल बहुत ही इंक्रीजिंग जो एक प्रॉब्लम है फीमेल में, वो इनफर्टिलिटी है। इसका मुख्य कारण तनाव होता है, चेंजिंग लाइफस्टाइल्स, हमारे सारी आजकल कामकाजी महिलाएं होती हैं, तो घर का और बाहर का दोनों काम की वजह से होने वाले तनाव, ये भी एक बहुत कॉमन कॉज होता है इनफर्टिलिटी का। तो और क्या क्या कारण होते हैं इनफर्टिलिटी के? महिला के शरीर में हार्मोन्स का इम्बैलेंस या असंतुलन होना, जिसकी वजह से वो गर्भ धारण नहीं कर पाती है। महिलाओं में पीसीओएस नाम की कंडीशन जो मैंने अभी बताई थी, उससे भी बहुत ज्यादा इनफर्टिलिटी की शिकायत होती है। तो पीसीओएस में ओवरी में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, छोटे छोटे पानी भरे गुब्बारे बन जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरी का जो मूलतः काम होता है हर महीने एक अंडा बाहर निकालना, वो काम करना वो बंद कर देती है, और इस वजह से महिला को गर्भ धारण करने में तकलीफ होती है। महिलाओं की बढ़ती उम्र में शादी होती है आजकल, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज है, सब वर्किंग फीमेल्स हैं, तो उम्र बढ़ने के साथ साथ हार्मोन्स भी कम होने लगते हैं, ओवरीज ठीक से काम नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। इसी तरह कोई सर्जरी हुई हो फीमेल की, कोई कीमोथेरेपी
कीमोथेरेपी हुई हो, कोई रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो पहले, उनकी वजह से भी इनफर्टिलिटी की समस्या आती है। गर्भाशय यानी कि यूट्रस की असामान्य संरचना, एनोमलीज होना, विकृति होना उनकी संरचना में, उससे भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। फेलोपियन ट्यूब जो होती है हमारे शरीर में, वो अंडाशय को यूट्रस से यानी कि गर्भाशय से कनेक्ट करती है। और इन फेलोपियन ट्यूब का काम होता है प्रेगनेंसी होते ही जो भ्रूण या फीटस जिसे कहते हैं उसको लेकर जाती है ट्यूब से यूट्रस तक। तो इन ट्यूब्स में किसी भी कारण से, किसी सर्जरी से, किसी पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज से, या प्रीवियस कोई ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी की बीमारी हुई हो, उसकी वजह से इनमें ब्लॉकेज आ जाता है। तो ये सारी ही कंडीशंस हम पेशेंट की कुछ जांचें करवा के डायग्नोस कर सकते हैं। जब हमें पता लग जाता है कि दिक्कत किस लेवल पे है, तो उसका सटीक इलाज भी किया जा सकता है। तो ऐसा पेशेंट अगर आपके पास आए जो कि इनफर्टिलिटी या एंशियस टू कंसीव, बच्चा लगाने की कोशिश कर रहा हो, ऐसी तकलीफें लेकर आए, तो उसको आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर सकते हैं। फिर बात करेंगे फाइब्रॉइड्स की। फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं? यूट्रस यानी गर्भाशय के सॉफ्ट ट्यूमर्स होते हैं, सौम्य ट्यूमर, जो कि यूट्रस की ही मसल्स से ओरिजिनेट यानी कि वहीं से उगते हैं। तो ये ट्यूमर्स क्या करते हैं? ये अक्सर जब यूट्रस गर्भाशय के अस्तर यानी कि अंदरूनी जो उनकी सतह होती है उस पर उगते हैं, तो ये पीरियड्स में दिक्कतें करते हैं, जैसे कि भारी ब्लीडिंग होना, दर्दनाक पीरियड्स होना, लंबे समय तक मासिक धर्म का चलना, या फिर पीरियड्स, दो पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग करते रहना यानी कि थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग। तो अगर इस तरह की शिकायतें लेकर पेशेंट आता है, तो आप उसको रेफर करें एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास, ताकि उसका हम सोनोग्राफी करा के उचित डायग्नोसिस बना सके, हमें पता लग सके कितने फाइब्रॉइड्स हैं, किस साइज के हैं, किस किस जगह पे हैं बच्चेदानी में। तो ऐसे पेशेंट का जब डायग्नोसिस ठीक से पता लग जाता है, तो ये भी पता लग जाता है कि ये जो फाइब्रॉइड है इसको सर्जिकल मैनेजमेंट यानी कि सर्जरी ऑपरेशन की जरूरत है, या ये मेडिकली दवाइयों से ही मैनेज हो जाएगा। अक्सर पेशेंट आते हैं जिनको कि हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है, कॉज नहीं पता लग पा रहा होता है, ब्लीडिंग रोकने की दवाइयां खाते रहते हैं, और जब तक हमारे पास आते हैं तब तक उनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो चुका होता है लोहे की कमी की वजह से। तो फिर उनका डायग्नोसिस जब जांचें कराई जाती हैं तो पता लगता है कि अंदर फाइब्रॉइड्स थे जिनकी वजह से ब्लीडिंग हो रही थी, और अब पेशेंट को एनीमिया भी हो गया है साथ में। इसके अलावा पेट में दर्द, इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, और पेशाब के समय दर्द, ये कुछ और लक्षण हैं जो फाइब्रॉइड्स में देखने मिलते हैं। तो इन लक्षणों को अगर पेशेंट आपके पास लेकर आए, तो आप उनको डेफिनेटली टेलीमेडिसिन पे कंसल्ट करके मुझे या किसी अन्य गायनेकोलॉजिस्ट को जियो के माध्यम से दिखा सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवरी, जिसकी हम पिछली काफी देर से चर्चा कर रहे हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओएस, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें महिला का जो हार्मोन लेवल है उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, उसके स्तर गड़बड़ा जाते हैं। तो पीसीओएस वाली महिलाओं में जो पुरुष हार्मोन होते हैं उनकी मात्रा जो होती है ज्यादा उत्पादन होने लगता है उसका, जिसकी वजह से उनके मासिक धर्म में असंतुलन आ जाता है और गर्भ धारण करने में भी कठिनाई होती है। तो पीसीओएस का पेशेंट आपके पास मोस्ट कॉमन जो सिम्टम यानी कि सबसे कॉमन मिलने वाला लक्षण जो लेकर आएगा वो है इररेगुलर पीरियड्स, यानी कि पीरियड्स का गड़बड़ा जाना। 1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार पीरियड्स आ रहे हैं। इसके अलावा और क्या लक्षण है? तो बालों का पतला होना, प्रजनन क्षमता में परेशानियां होना, मासिक धर्म में अनियमितता जो हमने अभी जिक्र करा, वजन बढ़ जाना, शरीर और त्वचा पर बाल आना और मुहासे आना। ये कुछ और दिक्कतें हैं जो पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में हमें देखने मिलती हैं। तो ऐसे पेशेंट को जब आप रेफर करते हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट उसकी सोनोग्राफी कराता है, उसके हार्मोन्स के लेवल टेस्ट कराता है, तो पता लग पाता है कि किस जगह दिक्कत है पेशेंट को, और अकॉर्डिंगली उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको अभी बच्चा चाहिए या अनमैरिड फीमेल है अभी बच्चा
बच्चे की उसको कोई वो नहीं है, बस पीरियड्स रेगुलराइज करने हैं, ये डिसाइड करके हम आगे का ट्रीटमेंट कर पाते हैं। बच्चेदानी का बाहर निकलना, जिसको कि प्रोलैप्स कहते हैं, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। तो पेट के निचली जगह की जब मांसपेशियां या लिगामेंट्स कमजोर हो जाए तो अक्सर गर्भाशय यानी कि यूट्रस या फिर साथ में पेशाब की थैली भी अक्सर बाहर आ जाती है। तो ऐसा पेशेंट आपके पास कंप्लेन लेकर आएगा कि वेजाइना से कुछ बाहर आ रहा है, नीचे से शरीर बाहर दिख रहा है, इस तरह की कंप्लेंट्स लेकर आता है। पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होना, योनि द्वार जो अभी हमने देखा वेजाइना से बाहर किसी प्रकार की संरचना का नजर आना, मल मूत्र यानी कि लेट्रिन और पेशाब दोनों ही त्यागने में परेशानी होना, सिर दर्द, कमर दर्द, बार बार पेशाब आना, कब्ज और चलने में तकलीफ होना, इस तरह का लक्षण लेकर अगर आपके पास पेशेंट आता है तो उसको आप बिल्कुल रेफर करिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास, ताकि उसका सटीक डायग्नोसिस बनाकर सटीक इलाज करा जाए। तो बच्चेदानी जब बाहर निकल रही हो और अर्ली स्टेजेस हो तो एक्सरसाइज के माध्यम से भी इन मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाकर ये जो बाहर शरीर निकलने वाली परेशानी है इसको हम ठीक कर पाते हैं अर्ली स्टेजेस में। तो ऐसा पेशेंट अगर आप रेफर करते हैं तो उसका हम सटीक इलाज कर पाते हैं। स्त्री रोग संबंधित कैंसर, तो स्त्री रोग संबंधित कैंसर में आता है बच्चेदानी का कैंसर यानी कि यूट्रस का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जो कि एक बहुत ज्यादा कॉमन जो फीमेल्स में मिलने वाला कैंसर है आज के टाइम में इंडिया में, वो है सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर का पेशेंट आपके पास अक्सर ये कंप्लेन लेकर आएगा, यंग एज वाली, मोस्टली रिप्रोडक्टिव एज वाली ही फीमेल होगी, जो कि वाइट डिस्चार्ज यानी कि सफेद पानी, बदबूदार सफेद पानी, ऐसी कंप्लेन लेकर आपके पास आएगी। बदबूदार सफेद पानी या फिर इन पेशेंट्स को आफ्टर इंटरकोर्स ब्लीडिंग भी होता है। तो ये इस टाइप की कंप्लेंट्स लेकर अगर आपके पास पेशेंट आती है तो उसको रेफर करें, ताकि उसको उचित जांचें सलाह देकर, पैप स्मीयर जैसी जांचों की सलाह देकर उसका सर्वाइकल कैंसर पकड़ा जा सके और उसको अकॉर्डिंगली इलाज की सलाह दी जा सके। सर्वाइकल कैंसर के जो होता है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है, जिसकी कि आजकल मार्केट में वैक्सीन भी उपलब्ध है। तो HPV वैक्सीन लगवाकर यंग एज फीमेल में अगर हम ये वैक्सीन देते हैं तो सर्वाइकल कैंसर के लिए प्रोटेक्शन भी मिलती है। वहीं जो बच्चेदानी यानी कि यूट्रस का कैंसर है उसकी पेशेंट जो होती है पोस्ट मीनोपॉजल यानी कि जिन महिलाओं को पीरियड्स बंद हो चुके होते हैं, यानी कि जो बड़ा एज ग्रुप होता है 50+ वाला एज ग्रुप, उसकी पेशेंट होती है जो कि जनरली ये कंप्लेंट लेकर आती है पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग की, यानी कि माहवारी पीरियड्स रुके उनको साल हो चुके हैं कई, बट उसके बाद अब उन्हें खून के छींटे या ब्लीडिंग दिखने लगी है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी हमें फिर उचित जांचें बताकर इस कैंसर को पकड़ना पड़ता है। फिर होता है ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर यानी कि अंडाशयों का कैंसर, ये सबसे मुश्किल में पकड़े जाने वाला कैंसर है, क्योंकि इस कैंसर की पेशेंट जो होती है ये गायनेकोलॉजिकल कंप्लेंट्स ना लाके बहुत ही मामूली सी कंप्लेंट्स लाती है, जैसे पेट में भारीपन होना, पाचन की दिक्कतें होना और पेट फूलना। तो अगर ये कंप्लेंट्स भी लेकर आपके पास फीमेल आती है जिसको काफी लंबे समय से ये कंप्लेंट्स हैं, तो उनका जरूर से एक रेफरेंस बनता है ताकि ओवेरियन कैंसर की दिक्कतें रूल आउट करी जा सके। फिर हम बात करेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स के वो क्या क्या, यानी कि प्रसूति रोग की वो क्या क्या स्थितियां हैं जिसमें आप पेशेंट को रेफर कर सकते हैं। तो प्रसव पूर्व देखभाल यानी कि एंटीनेटल केयर, यानी कि गर्भावस्था में जो हम प्रेग्नेंट महिला को जो केयर देते हैं, उसका सोनोग्राफी कराते हैं, उसकी सारी जांचें कराते हैं, उसको आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड के सप्लीमेंटेशन देते हैं, वो सारा प्रसव पूर्व देखरेख में कवर होता है। तो यह महत्वपूर्ण है कि गर्भवती महिला को उचित देखभाल, नियमित जांच और गर्भावस्था के दौरान समय पर आवश्यक उसके परीक्षण करवाए जाए। प्रसव पूर्व देखभाल का उद्देश्य संभावित स्वास्थ्य मुद्दों को रोकना और गर्भावस्था के दौरान मां और बच्चे
दोनों को ही स्वस्थ रखना होता है। तो शारीरिक परीक्षण, रक्त परीक्षण और जीवन शैली पर चर्चा, ये 3 मेजर जो होते हैं हिस्से होते हैं प्रसव पूर्व देखरेख के। गर्भावस्था के विशेष चरणों के दौरान आवश्यक वजन के बारे में मां का मार्गदर्शन करने के लिए बीएमआई निर्धारित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखना कि मां का उचित वजन बढ़ रहा है, साथ में ये भी देखना कि कहीं बहुत ज्यादा वजन तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा वजन बढ़ रहा होता है तो भी उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ऐसे फीमेल्स में देखने मिलती है। या अगर कोई फीमेल पहले से ही ओबीस है यानी कि बहुत मोटी है, तो उनको ये समझाना कि उनको प्रेगनेंसी में कितना वजन गेन करना चाहिए ताकि उनको और स्वास्थ्य दिक्कतें ना हो और बच्चा भी सही बना रहे। ये सारा प्रसव पूर्व देखरेख में आता है। इसके बाद आता है प्रजनन पश्चात दिक्कतें, यानी कि डिलीवरी के बाद होने वाली दिक्कतें। तो डिलीवरी के बाद माँ के आहार संबंधी सलाह, स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग पर सलाह, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। कई फीमेल्स को प्रेगनेंसी में हार्मोन्स लेवल जब बढ़ चुके होते हैं, उसके बाद डिलीवरी के बाद सडनली जब हार्मोन लेवल घटते हैं तो कई फीमेल्स को पोस्टपार्टम डिप्रेशन की शिकायत होती है। तो ये हार्मोन्स महिला का मूड थोड़ा खराब सा करके उनको डिप्रेस करते हैं। तो ये सारी चर्चाएं भी, ये सारी दिक्कतें भी एक ऑब्स्टेट्रिशियन को अगर आप बताएं तो उनका उचित इलाज हो सकता है। पोस्टपार्टम दर्द यानी कि डिलीवरी होने के बाद भी पेट में दर्द बना रहना और डिलीवरी होने के बाद गर्भ निरोधक सलाह देना। तो ये सारा प्रजनन पश्चात दिक्कतें जो हैं ये एक ऑब्स्टेट्रिशियन देखता है। अक्सर पेशेंट आते हैं कि डिलीवरी के बाद उनको जो नीचे से खून जा रहा था, जिसको हम साइंटिफिक टर्म्स में लोकिया बोलते हैं, वो उनको चलता ही जा रहा है कई महीनों तक, उसमें बदबू आने लगी है। तब हम इसकी उचित जांचें अगर कराएं तो उससे हम इन्फेक्शन है कि नहीं ये भी पता लगा सकते हैं। तो ये सारी सलाहों के लिए आप पेशेंट को एक ऑब्स्टेट्रिशियन के पास रेफर करते हैं। डिलीवरी होने के बाद अगले बच्चे में कितना अंतर रखना चाहिए, सिजेरियन है तो कितने टाइम तक बच्चा और नहीं लगाना चाहिए, या अगर महिला डिसाइड करती है कि अब उसकी फैमिली कंप्लीट है, उसको अब और बच्चे अभी आवश्यकता नहीं है, तो क्या गर्भ निरोधक किस महिला के लिए सही रहेगा, ये सारा आपको एक ऑब्स्टेट्रिशियन बताता है। तो ये हमने चीजें जानी जिनके माध्यम से हम टेलीमेडिसिन से पेशेंट को रेफर करके उचित सलाह ले सकते हैं। बट साथ में ये भी जानना जरूरी है कि क्या है रेड फ्लैग्स, जब पेशेंट को डायरेक्टली हॉस्पिटल रेफर करना ही सही है। तो प्रसव पीड़ा, पेशेंट लेबर पेन में आपके साथ आती है, गर्भावस्था में पानी गिरना या ब्लीडिंग होना, एक प्रेग्नेंट पेशेंट आपके पास आती है कि नीचे से पानी छूट रहा है, पानी की थैली फट गई है या ब्लीडिंग हो रही है। किसी प्रेग्नेंट फीमेल को बच्चे के घूमने का ना पता लग रहा हो तो उसको तुरंत हॉस्पिटल भेजेंगे, जहाँ पे कि उसका स्टेथोस्कोप रख के बच्चे की धड़कन सुनी जा सके, या डॉपलर के माध्यम से धड़कन सुनी जा सके, या सोनोग्राफी करके बच्चे की वेलबींग का यानी कि खैरियत का पता लगाया जा सके। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप होना यानी कि बीपी का सडनली बढ़ जाना प्रेगनेंसी में रेड फ्लैग है, आप ऐसे पेशेंट को डायरेक्टली हॉस्पिटल भेजेंगे। सोनोग्राफी में अर्ली प्रेगनेंसी में पेशेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आपके पास लेकर आ रहा है तो आप उसको डायरेक्टली हॉस्पिटल भेजेंगे। अंडाशय या फेलोपियन ट्यूब में सिस्ट है जो घूम के टॉर्शन आ गया है, घुमाव आ गया है, बल पड़ गए हैं, ऐसा पेशेंट आपके पास पेट दर्द लेकर आएगा और सोनोग्राफी आप कराएंगे तो टॉर्शन मिलेगा। ये कुछ कंडीशंस हैं जो रेड फ्लैग्स हैं जहां आप पेशेंट को डायरेक्टली हॉस्पिटल रेफर करते हैं। बट इसके अलावा जो हमने जितनी सारी गायनेकोलॉजिकल और ऑब्स्टेट्रिक समस्याएं डिस्कस करी, इनका आप डेफिनेटली टेलीमेडिसिन के द्वारा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिस्कस कर सकते हैं। जियो इसका एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि मैंने भी अभी तक काफी मरीज देखे हैं, उनका सटीक डायग्नोसिस करा है और पेशेंट्स को ट्रीटमेंट से रिलीफ भी आया है। इसी पॉजिटिव नोट पर आप सभी को धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्वेता जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है हमारे सभी हेल्थ पार्टनर्स और हमारे दर्शकों के साथ। और इसका बहुत फायदा भी मिलेगा, हम लोग को ये पता लग गया है कि कौन सी समस्या होने पे हमें किसी इसी रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। तो अब मेरा आप सभी से निवेदन है, यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप वन बाय वन करके डॉक्टर श्वेता जी से पूछ सकते हैं, और जो हमारे ऑनलाइन दर्शक हैं जो लाइव देख रहे हैं वो भी कमेंट में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। देवेंद्र कुमार जी, आप अनम्यूट हैं, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? नमस्कार। हेलो। नमस्कार, आपका कोई प्रश्न हो तो, कोई अगर किसी भी तरीके का डाउट हो कि किस रोग के लिए हम लोग को इसी रोग विशेषज्ञ को संपर्क करना चाहिए तो प्लीज पूछें। ये मैम जीपी में देखती हैं या स्पेशल में? जैसे में स्पेशलाइजेशन में देखते हैं। ओके मैम। हाँ जी। और किसी का हेलो। कोई क्वेश्चन? हाँ जी, हेलो। बताएं सर। हाँ जी सर, आवाज जी आ रही है। मैम, एक हमारे पास पेशेंट आया था अभी कल। हाँ जी। हाँ तो जी। क्या है मैम, उसको एक प्रॉब्लम है कि जब वो प्रेग्नेंट है महिला, और वो क्या है कि जब बाथरूम बताती है, जब मैं बाथरूम जाती हूँ तो मुझे वाइट कलर का कुछ लसलसा टाइप का निकलता है। तो मैम वो क्या चीज है? ठीक है। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में, जैसा आपने बताया, तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि कितनी वीक्स हैं प्रेगनेंसी की, यानी कि कौन सा महीना चल रहा है, तो ये जानना जरूरी है। मैम ये तीसरा महीना है। तीसरा महीना है, ठीक है। तो अगर जी तीसरा महीना है तो बेसिकली एक बार पेशेंट को देखना, जियो के माध्यम से आप पेशेंट को रेफर कर सकते हैं मेरे या किसी जी अन्य प्रसूति रोग विशेषज्ञ के पास। तो हम पेशेंट जी से बात करके ये जानना चाहेंगे कि पेशेंट को साथ में कुछ खुजली है, कुछ बदबू है, ताकि पता लगा सकें कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है कोई। बहुत से पेशेंट को प्रेगनेंसी में शुगर्स भी हो जाते हैं, तो जब उनको डायबिटीज हो जाती है तो उसके साथ इन्फेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो पेशेंट की करेक्ट हिस्ट्री, उसके पुराने सारे रिपोर्ट्स देखना, पता लगाना कि कहीं पेशेंट को डायबिटीज तो नहीं है प्रेगनेंसी में होने वाली, कि उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया हो, ऐसा तो नहीं है, जी कोई जी खुजली या बदबू की समस्या तो नहीं है। जी ऐसा सब पूछ के पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री लेके हम पता लगा पाते हैं कि इन्फेक्शन है कि नहीं। अगर इन्फेक्शन है तो उसका अकॉर्डिंगली इलाज करा जाता है। अगर इन्फेक्शन नहीं है तो जी कभी कभार जो होता है ये वाइट डिस्चार्ज कॉमनली भी प्रेगनेंसी में होता रहता है। ऐसा नहीं है कि हर वाइट डिस्चार्ज एबनॉर्मल ही होता है। ये जैसे जी जैसे प्रेगनेंसी के साथ बॉडी में हार्मोन्स बढ़ते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, वैसे वैसे ये वाइट डिस्चार्ज कॉमनली आ जाता है। तो इसके लिए जी पेशेंट से एक बार बात करना, उसकी पूरी हिस्ट्री सुनना, ये इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ट्रीट नहीं करा जा सकता। जी मैम, एक प्रॉब्लम और है कि उसके घर वाले अधिकतर हमसे यही बताते हैं कि भैया ये क्या है कि खाना नहीं खाती हैं, बिल्कुल इनको खाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है। तो तो सर पहले मैम इसका जी जो पहले के स्टार्टिंग के 3-4 महीने जो प्रेगनेंसी के होते हैं, इनमें जी अक्सर ये दिक्कत आती है कि मॉर्निंग में पेशेंट को मॉर्निंग सिकनेस जिसे बोलते हैं, उल्टियां आना या खाना ना जी सुहाना, ये बहुत कॉमनली देखने मिलता है। तो मैम वो पेशेंट को कैसे कि दाल चावल वगैरह खा लेती हैं, यदि उनको रोटी की खुशबू आती है या बस, उनके हाँ, घर में ऐसा बनती होता है है। तो वो ये बिल्कुल वो बहुत बर्दाश्त नहीं कर बहुत पाती। कॉमन होता है प्रेगनेंसी में कि कोई पर्टिकुलर फूड से पेशेंट को थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है, नहीं खाने का मन करता, या वो चीज सामने आ जाए
तो खाना ही खाने का मन नहीं करता। तो इसलिए जरूरी है कि जो पसंद है वो खाए। जी जी, है ना, जो पसंद है वो खाए। दाल चावल पसंद है, दाल चावल खाए। तो ये पेशेंट को इस तरीके से काउंसल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाना तो है ही प्रेगनेंसी में। पेशेंट से बात करना, उसको समझाना कि उसको क्या पसंद आ रहा है वो खाए, खाने में क्या वो चीजें डाले जिससे न्यूट्रिशन भी मिलता रहे जी, और वॉमिटिंग की और जो खाने से देख के जो उलझन होती है वो समस्या भी ना आए। तो ये समझाना पेशेंट को बहुत जरूरी हो जाता है। मैम वो फास्ट फूड के लिए उनका बहुत फेवरेट रहता है फास्ट फूड, तो मैम हमेशा कहती रहती हैं कि हमें ये खाना है वो खाना है बाहर की चीजें, तो मैम क्या वो सही रहता है खाने में? देखिए, बाहर का बहुत ज्यादा खाने से ऑब्वियसली इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कैसा खाना बन रहा है बाहर, क्या यूज हो रहा है, कितना फ्रेश है, कितना पुराना है। बट अगर कुछ फास्ट फूड खाने का मन करे तो उसको घर पे ही बना लेना भी एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा विकल्प है कि उसको घर पे बना के खा सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। जी मैम, कह रहा हूँ कि एक मेरी बुआ जी हैं, उनकी एज 35 ईयर है मैम। उनको सिम्टम में लोअर एब्डोमेन पेन प्लस बताती हैं पेट फूला फूला रहता है, और वेजाइनल डिस्चार्ज भी, वाइट डिस्चार्ज भी होता है। कई साल हो गए हैं और कई गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखा चुके हैं, लेकिन मैम उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होती। तो आप एक बार सुहेल खान जी, आप एक बार पेशेंट को, यानी कि आपकी जो बुआ जी आप बता रहे हैं, उनको एक बार उनका एक कंसल्टेशन ले सकते हैं जियो से, है ना, मेरा या किसी अन्य गायनेकोलॉजिस्ट का, ताकि उनकी उचित जांचें करा के सटीक डायग्नोसिस तक हम पहुंच पाए। एक बार पेशेंट से बात करें, उनकी कंप्लेन उनके मुंह से सुने, उनको जांचें बताएं, उनका डायग्नोसिस तक पहुंचे और फिर डायग्नोसिस के बेसिस पर आगे इलाज करें। मैम एक बार जियो पर दिखा भी चुके हैं, और दूसरी चीज है ईएसजी तो बहुत हो चुके हैं, लेकिन उसमें मैम कुछ भी सटीक से नहीं हो पाता है। और उसका संतुष्ट मतलब मैम वो उनका इतना पेन रहता है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं मिलता है मैम उनको। हाँ जी, तो सुहेल जी, पेशेंट की एज देख के, पेशेंट के सिम्टम्स सुन के ये सब चीजें बेटर बता पाऊंगी। मेरे सामने पेशेंट की रिपोर्ट्स हो तो हम बेटर इस विषय में चर्चा कर पाएंगे। तो आप अगर चाहें तो एक बार कभी रेफरल भेज सकते हैं मुझे या किसी भी और गायनेकोलॉजिस्ट को आप चाहें तो, ताकि हम आगे इस बारे में बात कर सकें। ठीक है मैम। एक पेशेंट है मैम एक पेशेंट है जिनकी उम्र 18 साल है और वो अनमैरिड हैं। उनको 2 साल में एक बार पीरियड आते हैं, फिर ऑफ हो जाते हैं। लगभग 2 साल में एक बार आया था, 2-3 महीना पहले कंटिन्यू। अभी 18-19 साल के हैं, जो अनमैरिड हैं। तो ऐसी समस्या है, इसके लिए मैम क्या किया जाए? ऐसी समस्याओं में विपिन जी अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप बता रहे हैं 18 साल के हैं, 2 साल में एक बार आता है, तो अक्सर क्या होता है कि यूट्रस यानी कि गर्भाशय जो होता है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, विकृतियां हो सकती हैं, उसका साइज छोटा हो सकता है, या ओवरीज जो होती हैं, अंडाशय जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो ऐसी चीजों में भी अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट को 2-3 साल में कभी एक बार पीरियड्स आए, उसके बाद आए ही नहीं। तो इनके डायग्नोसिस तक पहुंचना पड़ता है, हमें यूएसजी करा के साइज देखना पड़ता है यूट्रस का, कि कहीं यूट्रस में ही तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस नाम की कंडीशन होती है, जहाँ पे कि यूट्रस बहुत छोटा होता है, जिस वजह से ब्लीडिंग नहीं आ पाती। तो ये पता लगाना, पेशेंट को बिना देखे, मैं नहीं कह रही कि उन्हें हाइपोप्लास्टिक यूट्रस होगा, तो पेशेंट से बात करके, देख के, उचित जांचें करा के फिर हम पता लगवा सकते हैं कि कहीं ये तो नहीं, या कहीं उनको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो जो पिछले 2 साल से पकड़ में ही नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है ना। तो वो सारा टेस्ट करा के, इन्वेस्टिगेशंस करा के फिर ही हम डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं। बट ये कुछ संभावनाएं हैं जिनकी वजह से उनको ये दिक्कत हो सकती है। और मैम मतलब वैसे पेशेंट को मतलब जो एबॉर्शन किट खा लेते हैं, कब खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और उसे क्यों खाना चाहिए?
जैसे 1-2 बच्चे हो चुके हैं, कंटिन्यू बार बार वह रह जा रहे हैं, मतलब चुपके से मेडिकल में खा लेते हैं, फिर परेशानी होने के बाद फिर झेलना परेशानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कब खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे? तो ये जो अबॉर्शन का इशू है ना, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। तो पहली बात तो क्या है, अबॉर्शन की पिल्स कभी भी किसी डॉक्टर के परामर्श के बिना नहीं लेनी चाहिए। कब करना चाहिए कब नहीं, ये किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको ऐसा कभी नहीं बता पाऊंगी कि हाँ इस टाइम पे ले लेना चाहिए या इतने बच्चे हैं तो उसके बाद ले लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, ये गोलियां लोग छोटे मोटे मेडिकल स्टोर से खरीद के खा तो खुद लेते हैं अपनी मर्जी से, बट उसके बाद उनको बराबर ब्लीडिंग होती रहती है, इतनी होती है कि हीमोग्लोबिन 4 ग्राम 5 ग्राम तक रह जाता है। और वहां फिर उनकी दिक्कत और अस्पताल का चक्कर चालू हो जाता है। तो अबॉर्शन कब लेना चाहिए कब नहीं, ये सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर ही आपको बता सकता है ना, उसके बिना अपनी मर्जी से नहीं लेने चाहिए। तो ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। प्लस अगर फीमेल के 2 या 3 बच्चे हैं, अभी वो और बच्चे नहीं खा रहे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उनको गर्भ निरोधक यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस दें, उनको बताएं कि उनके लिए क्या क्या कॉन्ट्रासेप्शन के ऑप्शंस ओपन है। उनके लिए कॉपर टी सही रहेगी, उनके लिए गोलियां सही रहेंगी, या उनके लिए बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन सही रहेगा, उनकी सिचुएशन के हिसाब से कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन उनके लिए सही रहेगा। कई लोगों को माइग्रेन या हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं जिन्हें हम गर्भ निरोधक गोलियां नहीं दे सकते, वहां हम उनको बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन जैसे कॉन्डम्स वगैरह का एडवाइस देते हैं। तो ये पेशेंट से बात करना जरूरी है, उनको काउंसिल करना जरूरी है। अगर हम उनको उचित गर्भ निरोधक एडवाइस दें तो उनको अनचाही प्रेगनेंसीज नहीं होंगी, अनचाहा गर्भ नहीं लगेगा। अनचाहा गर्भ नहीं लगेगा तो अबॉर्शन पिल्स उनको चोरी छिपे खरीद के खानी नहीं पड़ेंगी, और उसके बाद जो होने वाली हेमरेज जिसे बोलते हैं, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होते जाना, वो वाली प्रॉब्लम से भी हम उनको बचा सकते हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो बच्चे, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, आप म्यूट हो गए हैं विपिन जी। हेलो। हाँ जी। जब वो बच्चे गर्भ में रहते हैं उनकी माँ को एब्डोमेन में इचिंग होने लगे हैं तो, हेलो। हाँ जी क्या बोल रहे हैं, आवाज कट रही है आपकी। हाँ, जब बच्चे गर्भ में रहते हैं उनकी माँ को एब्डोमेन में हमेशा नाखून से नोचते रहते हैं, उनको स्किन पर दाग आ जाते हैं। जब प्रथम गर्भवती महिला हो, इसको निदान पाने के लिए क्या कुछ उपाय है, वह स्किन पे तो दागना है ये बहुत कॉमन है। होता क्या है, जैसे जैसे पेट के अंदर बच्चा बढ़ता है तो साथ में बाहर स्किन भी खिंचती है, पेट बढ़ने के साथ साथ ये स्किन खिंचने की वजह से इचिंग होती है ना। इसके अलावा कुछ और भी स्किन डिसऑर्डर्स हैं जो कि बहुत ही कॉमनली प्रेगनेंसी में मिलते हैं, जिनकी वजह से स्किन में ऐसे इचिंग होती रहती है। तो उसके लिए डेफिनेटली अगर पेशेंट हमारे पास आए तो हम उसको दवाइयां दे सकते हैं जिससे कि उसकी इचिंग शांत रहे। बिल्कुल इसका इलाज संभव है निदान पाने के लिए। अच्छा, पहले आए तो इसका इलाज संभव है? हाँ जी, पहले आए पेशेंट तो इसका इलाज संभव है? नहीं, पेशेंट को जब भी इचिंग, जब भी पेशेंट को लगे कि हाँ मुझे अब इचिंग हो रही है, तो पेशेंट बिल्कुल एक डॉक्टर को जाकर दिखाएं, ऑब्स्टेट्रिशियन को। तो उसका डेफिनेटली उनको ऐसे लोशंस या क्रीम्स लिख के दी जा सकती हैं जिनसे उनको रिलीफ पड़ेगा। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन है कि जब कहा जाता है कि रिलेशनशिप डेवलपमेंट में, हेलो। हाँ जी बोलिए। कि मतलब प्रेगनेंसी मतलब मेंस्ट्रुएशन के 15 डे आउट ऑफ सर्विस आने से उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बच्चे नहीं रहते हैं, क्या यह कैसे करके, क्या यह सच है? ये कोई फुल प्रूफ मेथड नहीं है,
ऐसा जी। सेफ्टी पीरियड करके कुछ दिन होते हैं मेंस्ट्रुएशन के जो बताए जाते हैं जब बच्चा लगने की संभावना कम होती है, पर वो संभावना कम होती है, संभावना 0% नहीं होती है। तो ये सेफ्टी पीरियड जो है ये टोटली रिलायबल मेथड नहीं है। अच्छा, मान लीजिए मैम एक ऑनलाइन है हमारे व्यूअर, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि डिलीवरी के टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किस टाइम पे? डिलीवरी के टाइम पे? हाँ जी मैम। यस मैम। डिलीवरी के टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यस मैम। देखिए, पहला तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर महिला को लगता है कि मुझे प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन स्टार्ट हो चुके हैं तो उसको उचित समय पर हॉस्पिटल पहुंचाना वो जरूरी है। हेलो मैम। हेलो हेलो। हेलो मैम। हाँ जी। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हेलो। हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून। मैम एक मेरे पास पेशेंट आई थी कल, उसकी एज है 35 ईयर्स ओल्ड। उसको 5 साल से उसका यूट्रस बाहर है मैम। तो क्या ये किसी मेडिसिन के थ्रू सही हो सकता है मैम? 5 साल से यूट्रस बाहर है? जी मैम, बहुत ज्यादा नहीं है पर 1 इंच लमसम है। देखिए, ऐसे पेशेंट का अगर 5 साल से यूट्रस बाहर है तो देखिए जी। दवाइयां तो कोई भी नहीं है जिनसे वापस अंदर खींच सके यूट्रस, इसकी जी। दवाइयां नहीं है। अर्ली स्टेजेस में ये जरूर हो सकता है कि अर्ली स्टेजेस में कुछ एक्सरसाइज से जो मसल्स वीक हो गई थी उनको हम स्ट्रॉन्ग करके वापस ऑर्गन्स को अंदर पुल कर सके। बट अगर 5 साल से है तो फिर अब उसका क्या होता है, जो मसल्स जैसी रह गई 5 साल से वो फाइब्रोसिस होके उसी पोजीशन में रह जाती हैं। तो अगर 5 साल से है तो जरूरी है कि वो एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के उसका उचित इलाज करे। और अगर सर्जिकल नहीं मैम, मतलब डिपेंड करता है कितना। जैसे मतलब मैम जियो मित्रा पे दिखा सकते हैं ना? जियो मित्र पे आप अगर दिखाएंगे तो मैं उनकी समस्या सुन सकती हूँ, अगर बट जियो मित्र के माध्यम से मैं देख नहीं सकती कि आप बता रहे हैं कितना बाहर है ऑर्गन, मैं देख नहीं सकती उस चीज को, है ना। तो मैं सोनोग्राफी करा के एक डायग्नोसिस तक डेफिनेटली पहुंचा के आपको आगे की राह डेफिनेटली दिखा सकती। ओके मैम। हेलो। ओके मैम। हाँ जी। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। कह रहे हैं मैम कि हमारी एक पेशेंट है मैम, हाँ जी। जब उनकी प्रेगनेंसी टाइमिंग आती है या प्रेगनेंसी की जब टाइमिंग कुछ चली जाती है तो मैम वो सबसे ज्यादा साल्ट की यूज करती हैं। क्या बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा साल्ट को लेती है मैम जब उनकी प्रेगनेंसी टाइमिंग होती है तो। प्रेगनेंसी टाइमिंग होती है तो सॉल्ट लेते हैं? हाँ, सॉल्ट लेती है बहुत ज्यादा मैम। वो समझिए कि कम से कम 1 चांस में कम से कम 100 ग्राम खा जाती है। अच्छा, प्रेगनेंसी की टाइमिंग होती है मतलब आपका कहने का मतलब है जब मेंसेस चल रहे होते हैं? जैसे प्रेग्नेंट 1 से 2 महीने हो जाते हैं ना, हाँ। उसके बाद से और वो पके हुए भी खा जाती है। क्या खा जाती है? पके हुए ईंटे जो छोटे छोटे दिए हुए नहीं पक जाते हैं मिट्टी के, वो भी खा। अच्छा,
नहीं तो ये तो हेल्दी तो नहीं है। इन चीजों के लिए तो आपको पेशेंट को काउंसल करना पड़ेगा, या फिर आप उनकी डॉक्टर से बात कराएं जो उनको काउंसल कर सके कि प्रेगनेंसी में ऐसा बिहेवियर हेल्दी नहीं है। और मैम एक पेशेंट है मैम, उसकी जो ल्यूकोरिया है मैम ना, वो हर मंथ उसको मेडिसिन देने के बाद सही हो जाती है, फिर उसके 1 से 1.5 महीने बाद फिर हो जाती है, ऐसे क्यों? देखिए ल्यूकोरिया के ना काफी टाइप होते हैं, तो हमारे लिए पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री लेके जानना जरूरी होता है कि उसको किस तरीके का ल्यूकोरिया है। तो ल्यूकोरिया फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया भी होता है। फिजियोलॉजिकल यानी कि बॉडी का अपना ही एक सिस्टम होता है, जिसकी वजह से हर महीने माहवारी से कुछ दिन पहले, यानी कि महीना आने से कुछ दिन पहले, महीना आने के कुछ दिन बाद सफेद पानी जाता है, अपने आप रुक जाता है, फिर अगले महीने होगा, किसी महीने नहीं होगा, फिर अगले महीने होगा। इसको फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया बोलते हैं। अगर ऐसा है, अगर हर समय ही रहता है, महीने के 30 दिन रहता है, साथ में खुजली, बदबू, इस तरीके की भी समस्याएं रहती हैं, तब उसका इलाज करना जरूरी है। खुजली बदबू नहीं रहते हैं मैम, उसको बस ल्यूकोरिया वही रहता है, उसको 2 इयर्स से है ये ऐसा प्रॉब्लम। हाँ, तो आप पेशेंट को बिल्कुल दिखाएं जियो के माध्यम से, मुझे या किसी अन्य गायनेकोलॉजिस्ट को, जो कि उनका सही इलाज उनको बता के सही इलाज कर सके। मैम आपकी टाइमिंग क्या है? टाइमिंग मेरी 10 to 7 है। 10 to 7? ओके, थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन और है कि ऑनलाइन कमेंट किया है कि एक पेशेंट ने अबॉर्शन पिल ली है, तो उसको लेने के बाद से मैम 1 महीने तक उनकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर पेशेंट ने ऑलरेडी किसी डॉक्टर के सुपरविजन में ली है, तो वापस उन डॉक्टर को दिखाएं, उनसे जाके बात करें, ताकि वो पता लगा पाए कि क्या दिक्कत है। और अगर पेशेंट ने अपनी ही मर्जी से ली है, तो भी उनको जाके किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कहीं कुछ अंश प्रेगनेंसी का रह तो नहीं गया, ये सब चीजें देखना, या कहीं कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो गया इस प्रोसीजर के दौरान, तो ये पता लगाया जा सके। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। मैम ये एक पेशेंट आया था मेरे पास, तो उनका क्या था कि कंटिन्यूअस 3 बार प्रेगनेंसी हुआ, बट 4 मंथ के बाद जब वो अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसके मदद से पता चला कि ये हर बार इनकम्प्लीट बेबी है, क्रेनियम नहीं बना या कुछ ऐसा करके। तो ये होने का काउज क्या हो सकता है? हम लोग पेशेंट को क्या कुछ अपने तरफ से सलाह दे सकते हैं आप लोगों के नॉलेज से? तो अगर हर बार ऐसा होता है ना कि हर बार ही 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है बच्चा लगा अपने आप गिर गया, इनको हम बोलते हैं रिकरेंट अबॉर्शंस। एक होता है कि बच्चा लगा बट चौथे 5वें महीने में जब सोनोग्राफी कराई तो उसमें बच्चे में कुछ डिफॉर्मिटी, कुछ विकृति, कुछ एनोमली निकल कर आई। तो अगर ऐसा है और ऐसा बार बार हो रहा है, तो जरूरी होता है कि वैसे तो जब भी उनका लास्ट बच्चा गिरा हो, अगर ऐसा 3 बार हो चुका है, तो आइडियली तो ये करना चाहिए था, जब भी लास्ट बच्चा जो था उसमें अगर विकृति मिली है, तो उस बच्चे की टेस्टिंग होती है जब हम उस बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। तो क्योंकि चौथे 5वें महीने पे अगर उनका बच्चा खराब निकला है, तो उसको डेफिनेटली उन्होंने टर्मिनेट करा होगा प्रेगनेंसी को। हाँ मैम, ये जियो पे ही मतलब एक डॉक्टर को दिखाए थे हम उनको, तो वो बोली कि बस अबॉर्ट करा लीजिए, टेस्ट वेस्ट का तो ऐसा कोई आइडिया दिए नहीं। तो हम बोले ठीक है, जैसा आपका रिपोर्ट है अगर डॉक्टर ऐसा साहब पहली बार हुआ है, नहीं तीसरा बार था थर्ड ये। बार हुआ है, तो जरूरी होता है कि वो कराई जाए जांच, ताकि पता लगे। साथ में दोनों पेरेंट्स, माँ बाप दोनों का कैरियोटाइपिंग भी होता है, जिससे पता लगे कि क्या दिक्कत है। बाकी तो देखिए सोनोग्राफी देख के ही पता, मैं अगर पिछले उनके बेबीज की सोनोग्राफी देखूं, जो फीटस थे उनकी सोनोग्राफी देखूं, तो पता लगेगा कि किस टाइप की दिक्कत है। पहली दिक्कत दूसरी दिक्कत से रिलेटेड है कि नहीं, कि कुछ और ही दिक्कत है। तो कभी कभार जेनेटिक कॉम्पोजिशन ना मिलने की वजह से, अब मदर या फादर किसी एक में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है जो कि आगे बच्चे तक जाती है, जिसकी वजह से उसमें ये एनोमली आ रही है, तो उसके लिए कैरियोटाइपिंग नाम की हम जांच कराते हैं दोनों पेरेंट्स की, ताकि पता लगा पाए दिक्कत कहाँ है।
और इसमें न्यूट्रिशन का कुछ इशू तो नहीं है ना कि न्यूट्रिशन की वजह से भी ऐसा? नहीं, बट हाँ ये होता है कि फॉलिक एसिड जो होता है, फॉलिक एसिड की टैबलेट जो हम देते हैं प्रेग्नेंट फीमेल को, तो फॉलिक एसिड एक बहुत इम्पोर्टेंट जो होता है कॉम्पोजिशन होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो हम ये डेफिनेटली कर सकते हैं कि उस पेशेंट को सलाह दें कि अगली प्रेगनेंसी लगने से पहले ही फॉलिक एसिड वो लेती रहे। हाँ ये तो बोला गया था। हाँ ये बात ताकि अगले बच्चे में विकृति आने की संभावनाएं कम हो जाए। फॉलिक और एसिड मैम ये मेनोपॉज का जो लोग का यूट्रस निकल गया उनको अक्सर एक मेडिसिन चलाया जाता है मेनोपॉज आइसो करके, तो वो क्या कंटिन्यूअस चलाना होगा? नहीं उसको कंटिन्यूस नहीं चलाना होता, बट वो पेशेंट की सिम्टम्स पे डिपेंड करता है। वो हम पेशेंट से डिस्कस सिम्टम यही होता है कि मैम कि बस अक्सर बीमार पड़ जाती है, कोई भी काम की थोड़ा सा की तो बस बीमार पड़ना तय है। आप पेशेंट रेफर करिए। अक्सर क्या होता है कि दिक्कत थायराइड के लेवल पे है या थायराइड का तो हीमोग्लोबिन मेडिसिन चलता है उनका, थायराइड का मेडिसिन चलता है उनका। तो दिक्कत हीमोग्लोबिन के लेवल पे है, हीमोग्लोबिन कम है जिस वजह से पेशेंट को कमजोरी आ रही है। तो तब भी ऐसा होता है कि हमें पता लगाना पड़ेगा बेसिकली दिक्कत कहाँ है और फिर उसका इलाज। मतलब ठीक है मैम, उसके लिए रेफरल डालेंगे आपको। हाँ जी ओके मैम, थैंक यू मैम। सिस्ट के लिए मैम उसका है क्या? हेलो हाँ जी क्या बोल रहे हैं? एब्डोमेन सिस्ट जो होते हैं फीमेल में उनके साथ में बहुत ज्यादा परेशानी होती है आज के डेट में। सिस्ट यूएसजी कराने के बाद सिस्ट लिखते हैं सोनोग्राफी में, तो उनका मतलब क्या ऑपरेशन भी किया जा सकता है कि मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है? डिपेंड करता है कहाँ है सिस्ट, किस साइज का है सिस्ट, उस सब पे डिपेंड करता है। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कोई एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में आपको ऐसे नहीं बता सकती जो हम सभी को दे दें। तो वो आप पेशेंट अगर रेफर करेंगे तो उसकी रिपोर्ट उसकी कंडीशन के हिसाब से बता पाएंगे। मैम एक पेशेंट है मैम, उनका कहना है कि उनके बच्चे में लेबर में 1.5 महीने के बाद मैम जो है उनकी डेथ हो जाती है, और ऐसा मैम पार हो चुका है साथ। तो मैम ये सकता है। आवाज आपकी मुझे ठीक से। हेलो गुड आफ्टरनून मैम। हेलो हाँ जी गुड आफ्टरनून। गुड मैम, कह रहे हैं कि जब प्रेगनेंसी रहता है उस समय जब 9 महीना हो जाता है डिलीवरी होने के बाद, किसी बच्चे को जब रोता नहीं है डिलीवरी के समय, उस समय रोने नहीं लगता, उसके बाद बच्चा का जब बड़ापन हो जाता है तो उसके साथ विकलांगता या कुछ तरह का मानसिक तनाव खराब हो जाता है। क्यों मैम, किस कारण से होता है इस वजह से? हेलो मैम आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो, ये जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि बच्चा क्यों मानसिक रूप से, हाँ जी मैम, तो ये तो आपको एक पीडियाट्रिशियन बेहतर बता पाएंगे कि बच्चे में ऐसा क्यों हो पा रहा है। बट हाँ डिलीवरी के समय अगर कोई दिक्कत हुई हो, कुछ हाइपोक्सिया हुआ हो बच्चे को, तो उसकी वजह से ऐसी संभावनाएं होती हैं कि आगे बच्चे को मानसिक दिक्कत आ जाती है। बट ये मेरे लिए अभी बता पाना कि किसी को हुआ तो क्यों हुआ थोड़ा सा मुश्किल है। ये आपको एक तो जिसने डिलीवरी कराई है वो बता पाएगा डिलीवरी के समय कुछ दिक्कत तो नहीं आई, और दूसरा जो पीडियाट्रिशियन है वो बता पाएंगे। जी थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। एक पेशेंट है मैम, उनका कहना यह है कि उनको 5 बार मैम डिलीवरी होने के 1.5-2 महीने के बाद बच्चे की डेथ हो जाती है मैम, ये क्या हो सकता है? ये भी देखिए, ये भी मैं ऐसे तो नहीं बता पाऊंगी क्या प्रॉब्लम्स आई थी। ये भी आपको एक पीडियाट्रिशियन जो अगर पहले बच्चों का रिकॉर्ड देखे कि पिछले बच्चों में क्या दिक्कत हुई थी, तो मेरे लिए ऐसे बिना कुछ रिकॉर्ड देखे क्या प्रॉब्लम थी नहीं थी ऐसे बता पाना तो बहुत मुश्किल है। हेलो हाँ जी मैम, मेरे पास एक पेशेंट आई थी, तो मैम उसको 5 बच्चे हुए हैं, लेकिन बच्चे पूरे मंथ के नहीं होते हैं। जैसे कोई बच्चा 8 मंथ में मतलब मिसकैरेज हो गया, कोई 6 मंथ में, कोई 5 मंथ में, ऐसे होता मैम। और कहीं वो दिखाई थी किसी गायनेकोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने कहा कि बच्चे रानी आपका छोटा है। तो क्या मैम वो कभी मां नहीं बन सकती अगर बच्चे रानी छोटा है तो? अगर 8 महीने पे बच्चा हुआ था तो उस बच्चे का क्या हुआ?
मैम वो भी खत्म हो गया। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे पेशेंट्स में मैम वो बच्चा मतलब बाहर निकल के नहीं खत्म हुआ मैम, वो भी खत्म हो गया, मतलब पैदा होने से पहले ही खत्म हो गया था बच्चा पेट में ही। अच्छा, तो देखिए बहुत जरूरी होता है कि पहले तो हम उनका पिछला रिकॉर्ड सारा देखें कि क्या दिक्कत थी, क्या दिक्कत आई थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। मैम जब वो प्रेग्नेंट हो, जैसे मतलब फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा, प्रेगनेंसी का पहला दूसरा वीक जो कुछ हो मैम, तभी से आपसे कंसल्ट किया जाए मैम, या पहले से ही कंसल्ट किया जाए प्रेगनेंसी से पहले? देखिए पहला तो प्रेगनेंसी से पहले से उन्हें फोलिक एसिड लेने का एडवाइस भी दिया जा सकता है। अगर वो कंसल्ट करें तो उनका पुराना रिकॉर्ड देख के पकड़ा जा सकता है कि दिक्कत किस लेवल पे आई थी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स का बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है जल्दी, तो उसमें भी कई बार सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं इसे। तो ये प्रेगनेंसी के दौरान सीरियल सोनोग्राफी जो होती है हर 2 महीने पे 3 महीने पे जैसी होती है, उसकी जगह ना करा के फ्रीक्वेंट करा के पकड़ा जा सकता है कि कहीं सर्विक्स तो नहीं खुल जाता। सर्वाइकल इनसफिशिएंसी के केस अगर हमें मिले तो हम उसको आगे हॉस्पिटल में रेफर करके टाँके नीचे मुंह पे लगवा के उसको बंद करके भी रख सकते हैं। ये सारी संभावनाएं होती है, बट वो केस टू केस डिस्कस होती है, क्योंकि मतलब आज मैं आपको नहीं बता सकती कि उस पेशेंट को पिछली बार आपने मुझे बताया कि ऐसा हुआ, बिना रिकॉर्ड देखे मैं नहीं बता पाऊंगी कि क्यों हुआ, उसका आगे क्या करना है और फिर से ऐसा होने की संभावना है कि नहीं। ये रिपोर्ट्स देख के पेशेंट से बात करके ही सटीक डायग्नोसिस और सटीक इलाज होते हैं। प्रदीप जी आपने कमेंट किया, आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछें। हाँ मैम, मेरा एक पेशेंट है जो पिछले 5 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, और एक बार हुआ वो 3 महीना में गिर गया, और उसका पीरियड्स आता है करीब करीब 10 से 12 दिन तक हैवी ब्लीडिंग होता है और एकदम भी रहता है। तो ऐसे पेशेंट को मुझे लगता है प्रदीप जी आपको बिल्कुल एक बार रेफर करना चाहिए, मुझे या किसी भी अन्य गायनेकोलॉजिस्ट को आप जियो के माध्यम से जिससे भी दिखाना चाहें, ताकि उनका थॉरो इन्वेस्टिगेशंस होके फिर एक डायग्नोसिस बनाया जा सके कि ये हो रहा है, क्यों हो रहा है। फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग जो आप बता रहे हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है, कहीं कोई फाइब्रॉइड्स तो नहीं है जो कि हैवी ब्लीडिंग करा रहे हैं और बच्चा लगता है तो फाइब्रॉइड्स ही अबॉर्शन करा रहे हैं, तो ये सारे कॉजेस पकड़ने पड़ते हैं, जिसके लिए एक बार रेफरल जरूरी होता है। ओके, थैंक यू मैम। अखिल शाह जी आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले मैम से। जी एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। जी मैम, किसी पेशेंट को यदि एक बार सिजेरियन हो गया तो दोबारा सिजेरियन करना डॉक्टर को जरूरी है या नॉर्मल भी हो सकता है? देखिए बहुत सारी ना लंबी चौड़ी सी इसकी लिस्ट है, कब पहले अगर सिजेरियन हुआ हो तो कब अगली बार नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती है या नहीं कराई जा सकती। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, पहले और दूसरे बच्चे में अंतर कितना है, पिछले सिजेरियन के बाद घाव ठीक से भर गया था या नहीं, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनको हमें देखना पड़ता है ना। तो संभावना डेफिनेटली ज्यादा होती है सिजेरियन होने की, बट ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, बशर्ते सारे जो कंडीशंस हैं वो फिट बैठ रहे हो पेशेंट पे। तो ऐसा नहीं होता कि करके ट्रायल ले सकते, क्योंकि क्या होता है पहला सिजेरियन हुआ है तो बच्चेदानी जो पिछला जो स्टिच था वहां से वीक रहती है, तो जैसे जैसे लेबर का पेन होता है उसकी वजह से वो घाव खुलने के चांसेस होते हैं। तो ये केस टू केस डिसाइड करा जा सकता है, ऐसा कहना मुश्किल है। 3 साल का डिफरेंस हो तो फिर भी नॉर्मल हो सकता है? मैं आपको बोल रही हूँ ना विपिन जी, एक कंडीशन नहीं है, 12, 14, 15 पॉइंट्स हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं। तो सिर्फ आप है ना, तो वो डॉक्टर ऑन द फील्ड ही डिसाइड कर पाता है कि इस पेशेंट को मैं छोड़ सकती हूँ या नहीं। थैंक यू। हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, ये कह रहा था कि किसी महिला का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हाँ। उस ट्रीटमेंट का उसके जो पीरियड आएगा उस पे कुछ फर्क पड़ता है क्या? डिपेंड करता है किस बीमारी का ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या दवाइयाँ वो ले रही हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो असर डालती हैं, तो ये तो पेशेंट से
रचित गुलाटी सर है ना, ऑर्थोपेडिक्स का ट्रीटमेंट चला। किस बीमारी का? उनके लेफ्ट पैर में सेंसेशन का प्रॉब्लम था, नस का, तो सर ने देखा था। उसके बाद में उनको पीरियड आया तो थोड़ा ब्लीडिंग कम आया। तो उनकी दवाइयाँ क्या क्या हैं, आप वो मुझे अगर बता पाएंगे, पेशेंट से बात करा पाएंगे, तो उन दवाइयों को देख के मैं बता पाऊंगी कि इनका असर पड़ रहा है कि नहीं। हो सकता है ना पड़ रहा हो, कोई और ही कारण हो, है ना, वो बस मिक्स हो गया हो। एंटीबायोटिक का पड़ता है क्या अगर मैम? मेरे क्या बोल रहे हैं? जैसे ट्रीटमेंट और एंटीबायोटिक्स जो लेते हैं उनका ब्लीडिंग पर असर पड़ता है क्या? क्या, मैं वही आपसे बोल रही हूँ, क्या दवाइयाँ ले रहे हैं उस पे निर्भर करता है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनके असर से डेफिनेटली फर्क पड़ जाता है। तो क्या दवाइयाँ ले रहे हैं, जब तक वो दवाइयाँ मैं जानती नहीं हूँ तो मेरे लिए इस पे, तो आप पेशेंट एक बार रेफर अगर करें तो डेफिनेटली उसका पता लगा सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैम मैं ये कह रहा था कि जैसे किसी महिला को एक बच्चा हो गया और उसके बाद में 5 से 7 साल बाद वो बच्चा करना चाहती है और नहीं हो रहा, तो क्या कारण हो सकता है? इसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। पहला बच्चा तो लग गया आराम से, बट दूसरा बच्चा लगाने की कोशिश करे जा रहे हैं पर नहीं लग पा रहा है। नहीं लग रहा। हाँ, तो बहुत सारे कारण होते हैं, उम्र बढ़ जाना, हार्मोन्स में फेरबदल हो जाना, या मेल इनफर्टिलिटी भी होती है अगर बहुत ज्यादा स्मोक दोनों कर का रहे प्रॉब्लम हो हैं, सकता है। दोनों का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो इवैल्यूएट करने पे ही पता लगेगा कि कहाँ दिक्कत है, किस लेवल पे दिक्कत है और उसको कैसे आगे ट्रीट करें। चलो मैम, भेजेंगे आपको, रेफरल भेजेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी। मैम, हमारे एक फ्रेंड हैं, लमसम उनकी शादी हुए 30 साल हो गए। 30 साल हो गए? सॉरी 10 साल, 10 से 12 साल। 10 से 12 साल जी, एज 30 है उनका, उनकी वाइफ का। तो वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, वो क्या समस्या है, कैसे है? वो एक दो जगह दिखाए हैं, हमारे यहाँ फोन किए थे, तो हम कहे अच्छा ठीक है। तो कल उनसे बात हुआ था, हम कहे अभी मैम कल आ पाएंगी तो फिर हम बात करते हैं, तो आपको फिर जैसा हो मैम बताएंगे वैसा करेंगे। तो मैम इसमें क्या करना होगा? तो इसमें इनफर्टिलिटी के केस में इसमें भी पूरा एवैल्यूएशन करना पड़ेगा। मेल साइड से प्रॉब्लम है या फीमेल साइड से प्रॉब्लम है, कहीं फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज तो नहीं है। दोनों लोग का टेस्ट हुआ था, कहीं बनारस में कहीं दिखाए थे दोनों लोग, तो बता रहे थे कि कोई कहीं से दिक्कत नहीं मालूम हुआ, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो वो देखिए क्या क्या जांचें हुई हैं, ये रिपोर्ट्स अगर मैं देखूं तो उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी कुछ नेक्स्ट लेवल अगर हमें जांच करानी हो। HSG ट्यूब का टेस्ट भी एक होता है, HSG नाम का। हाँ, उनको अपने यहाँ बुला के फिर जियो के माध्यम से आपसे बात कराएं तो फिर हो जाएगा, या उनको आपके यहाँ रेफर? नहीं, हो जाएगा, कर सकते हैं, हाँ बात कर सकते हैं। ठीक है मैम, ओके। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैम। हाँ जी। अच्छा, ये एक पेशेंट है मैम, उसका 3 मंथ अभी प्रेगनेंसी है। और क्या है, उनका एनोमली स्कैन करवाए हैं ना, तो उसमें आया है इकोजेनिक इंट्राकार्डियक फोकस इन लेफ्ट वेंट्रिकल। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, इकोजेनिक वही आया है, फोकस इन लेफ्ट वेंट्रिकल करके। तो मैम कुछ इसके बारे में जानकारी दे पाएंगे कुछ? अनोमली स्कैन में ये जो चीजें हमें मिलती हैं इनको हम सॉफ्ट मार्कर्स बोलते हैं। ओके मैम। हाँ, ये चीजें हमें बताती हैं अनोमली है कि नहीं है, क्या विकृति है बच्चे में। तो एक सॉफ्ट मार्कर अगर सिर्फ और सिर्फ यही चीज मिली है तो हम इस टेस्ट के बाद नेक्स्ट लेवल का टेस्ट कराते हैं। तो आजकल बहुत सारे NIPT, एमनियोसेंटेसिस, ये सारी जांचें होती हैं जहाँ पे कि NIPT में महिला के ब्लड का सैंपल लिया जाता है, एमनियोसेंटेसिस में हम अंदर गर्भाशय में अंदर सिरिंज डाल के जो पानी होता है एमनियोटिक फ्लूइड उसको निकाल के उसकी टेस्टिंग करते हैं, जिनसे हमें डिटेल में पता लगता है कि सिंगल सॉफ्ट मार्कर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो इन जांचों को आगे कराना पड़ता है किसी निष्कर्ष को निकालने के लिए। तो जब ये जांचें हम कराते हैं तो उनकी रिपोर्ट से हमें 100% पता लग जाता है कि सब नॉर्मल है या दिक्कत है। अच्छा, रिपोर्ट के एक बार आप दिखा देंगे मैडम जियो के माध्यम से एक बार? हाँ जी, बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है मैम। हाँ जी।
एक महिला का वेजिनल बर्थ हुआ था, नॉर्मल डिलीवरी, वेजिनल में कट लगता है जो, हाँ जी, एपिजियोटोमी बोलते हैं। हाँ जी, तो क्या है मैम, वो आज 6-7 महीना हो गया ना, उसके वजह से वो लोग रिलेशनशिप बनाते हैं तो वहाँ नीचे साइड दर्द होता है। तो क्या आगे क्या उसको सलाह दे सकते हैं मैम आपके माध्यम से? देखिए, इसके लिए पेशेंट से एक बार बात करनी पड़ती है, किस तरीके से उन्हें दर्द है, क्या है। कभी कभार पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जिसको PID बोलते हैं, तो होता क्या है, इन्फेक्शन है, पर पेशेंट को ऐसा भ्रम होता रहता है कि आज इतना टाइम हो गया फिर भी मुझे डिलीवरी जहाँ हुई थी उस जगह दर्द हो रहा है। तो कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से या कोई और प्रॉब्लम हो, फाइब्रॉइड हो, कुछ दिक्कत हो जिसकी वजह से दर्द हो रहा होता है। कभी कभार पॉलिप होते हैं छोटे छोटे यूट्रस से निकलते हुए, तो ये बात करके पेशेंट से ही और इन्वेस्टिगेट करके ही हम पता लगा सकते हैं कि दिक्कत कहाँ है। हाँ, वो बता रहे थे रिलेशन के समय ही दर्द होता है, बाकी टाइम दर्द नहीं होता था। वो ठीक है, ये PID का भी कॉमन जो है सिम्टम है, लक्षण है, डिस्पेरियोनिया जिसे बोलते हैं, इंटरकोर्स के टाइम पे दर्द होना। तो क्या है क्या नहीं है, ये हम पेशेंट से बात करके इन्वेस्टिगेट करके ही एक सटीक निष्कर्ष पे पहुंच पाते। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। हेलो, हाँ मैम, एक क्वेश्चन और भी है। हाँ जी, पूछिए। जैसे मेल इनफर्टिलिटी है मैम, तो उसमें क्या किया जाएगा मैम? मेल इनफर्टिलिटी में किस तरह की दिक्कत है वो हमें देखना जरूरी होता है। कभी कभार स्पर्म काउंट लो होता है, कभी उनकी मोटिलिटी अच्छी नहीं होती, कभी स्पर्म का काउंट इतना लो होता है, ओलिगोस्पर्मिया जिसे बोलते हैं, कि वो इनफ नहीं होता कि फीमेल बॉडी में एंटर करके प्रेगनेंसी करा पाए। तो क्या लेवल पे दिक्कत है वो हमें पता लगाना पड़ता है। तो उसके लिए फिर हम रिपोर्ट देख के ही कितनी दिक्कत है, क्या नहीं है, ये दवाइयों से ठीक होने वाली है कि नहीं, इसके लिए हमें यूरोलॉजिस्ट की भी जरूरत है कि नहीं, वो सब रिपोर्ट देख के ही बात कर पाते हैं। थैंक यू मैम जी। मैम पूछना चाह रहे हो? हाँ जी। कि जिन्हें कि मतलब 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, वह ऑपरेशन नहीं कराना चाह रहे हैं फैमिली प्लानिंग का, और वह बच्चा भी नहीं चाह रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए क्या किया जाए, तो उन पेशेंट को आप रेफर करें, तो उनसे बात करके उनको उचित एडवाइस दिया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन उनकी कंडीशन। उनको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ठीक लगते हैं या वो कॉपर टी डलवाना चाहते हैं, जो भी ऑप्शंस है वो पेशेंट की सिचुएशन के हिसाब से डिस्कस करे जा सकते हैं। अच्छा, कॉपर टी डलवाने से कोई दिक्कत पेशेंट को? कॉपर टी डलवाने से कोई सच दिक्कत नहीं होती है, वो तो पेशेंट के ऊपर है, पेशेंट की विल होती है तो डलवा सकता है, बिल्कुल डलवा सकते हैं। अच्छा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। और किसी को अगर फिर भी बहुत ज्यादा लगता है कि दिक्कत होती है तो उसको निकलवाना भी बहुत आसान सा प्रोसेस है, बाद में निकलवा सकते हैं चाहे तो। जी, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने अच्छे से सारी बातें सुनी और आपकी जो भी समस्याएं थी डॉक्टर के सामने रखा भी, क्योंकि समय को देखते हुए अब इसको यहीं पे रोकना पड़ेगा। पर अगर आपके और कोई भी प्रश्न है तो आप डायरेक्ट मैम को रेफरल करके कंसल्टेंट मतलब ऑनलाइन परामर्श उनसे प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको और भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है, नहीं जान पा रहे हैं कि किसको OPD डालनी है, या फिर और भी आपके मन में सवाल है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि 8427506070 है, उस पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना अमूल्य समय दिया हम लोगों को। हेलो, थैंक यू। हेलो प्रिया मैम। हाँ देवेंद्र जी बताएं। मैं कह रहा था टाइमिंग क्या रहता है अपना जियो का? मैम का कि पूरा जियो का? पूरा जियो का टाइमिंग क्या रहता है? सर ये मॉर्निंग 8 बजे से रात के 10 बजे तक। ओके मैम, ठीक है। हेलो मैम का कंसल्टेशन फी क्या है? 350 रुपए सर। ओके। हेलो प्रिया मैम। हाँ जी बताएं। कहना चाहेंगे कि जो भी रेफर हम डालते हैं, ये अगला बार ये बार बार इशू होता है कि जिन डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, ठीक है,
तो वो नहीं है, नहीं ये नहीं है तो ये नहीं है। अगला पेशेंट चाहता है कि जिससे मैं दिखाएं उनसे दिखावे, है ना, ये ज्यादा इशू आता है। सर ऐसे में क्या होता है ना कि कभी कभी डॉक्टर्स को कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो कभी कभार ऐसी समस्या आ जाती है, लेकिन अगर आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं ताकि आपको ऐसी समस्या का कोई सामना ना करना पड़े, तो मैं चाहूंगी कि आप पहले से ही अपना टाइमिंग ले लें, बुक कर दें ओपीडी, और जिस वो भी टाइम नहीं पे हो पाता है मैडम, वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम गेस्टों को दिखाएं, एक पेशेंट को दिखाएं, फिर उनका रहा कि नहीं हम उन्हीं को दिखाएं, फिर मजबूरन समझा के उनको करना पड़ा। वो वेट करने के लिए भी तैयार था कि हम वेट कर लेंगे, सर से ही दिखाएंगे। तो ये कैसे पता हम लोग को चलेगा, क्योंकि ज्यादा समस्या ये आता है। सर इसके लिए यही बात है कि जो टाइमिंग दी जाती है डॉक्टर्स की, उस समय पे आप ओपीडी दें, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर बहुत बिजी होते हैं, तो सर कभी कभी चांसेस आ जाते हैं इमरजेंसी में जाने के उनके। नहीं, ये तो हम कल देखिए अखिलेश खैर सर को मेरा जो भी पेटेंट ज्यादा है, मतलब उनको ज्यादा दिखाए हैं, सबका रहता है कि नहीं हम सर को ही दिखाएं, मजबूरन फिर दिखाना पड़ता है दूसरे को, है ना, क्योंकि सर का टाइम पे ही हम किए हैं, है ना, और वेट करने के लिए थे, मतलब वेट पेशेंट बोला कि हम वेट भी कर लेंगे, लेकिन कोई टाइम तो नहीं बता पाया हमको। वेट करेगा पेशेंट, होता है ना कि संतुष्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अगला को दिखाए, अगला बार रिपीट मैं उन्हीं को दिखाऊं, नहीं कि आज अभी आए तो हम आए दूसरे डॉक्टर को दिखाएं, तो पेशेंट समझेगा हम जितने बार आते हैं दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। रेफर करना अलग चीज है कि आप दे रहे हैं, हमको सर्विस दे दिए, दिखा दिए दूसरे डॉक्टर से, लेकिन अगला तो संतुष्ट नहीं हो पाते ना। सर इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप अभी मुझे कॉल करिएगा अगर आपके पास मेरा नंबर है, तो इसमें हम चर्चा करते हैं, फिर आपको हम इसका समाधान बताते हैं। और इन केस आपका कोई पेशेंट है जो सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, तो आप नाम बताइएगा, मुझसे भी बात करेंगे। नहीं, पेशेंट सेटिस्फाई, लेकिन उनका कहना है कि जब हम सर से उनको दिखाएं तो अगला बार हम कंटिन्यू उन्हीं से दिखाएंगे ना। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर, इसमें हम चर्चा करते हैं, आप अभी कॉल करिएगा मुझे, ठीक है? जी 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 मैम। चलिए, सभी हेल्थ पार्टनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम यहाँ पे ये समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि अगले वेबिनार में आप सब लोग फिर से आएंगे। जी जी धन्यवाद। जी मैम।